हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल में। आज हम जिस बुक की स्टोरी लेकर आए हैं उसका नाम है द लीन स्टार्टअप। अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका जीवन जरूर बदल सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो चलिए बिना किसी देर किए स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप स्टार्टअप सुनते हैं? आप शायद किसी गैराज के बैठे हुए 4-5 दोस्तों के बारे में सोचे जो कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, एक बड़ा ही एक्साइटिंग वेंचर जिससे खूब प्रॉफिट कमाने की उम्मीद हो। कुछ इसी तरह सिलिकॉन वैली में बहुत सी .com कंपनी शुरू हुई थी। शायद आपको पता हो या नहीं, मगर एप्पल कंपनी तो ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। पर क्या आपको पता है कि किसी जानी मानी कंपनी के अंदर भी एक स्टार्टअप खोला जा सकता है? ये इन्फॉर्मेशन और ऐसी कई इंटरेस्टिंग बात आपको इस किताब से पता चलेगी। आज बिजनेस की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए इसको लेकर जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो भी बदलनी चाहिए। लीन स्टार्टअप यही है जो बिजनेस में एक मॉडर्न अप्रोच पेश करता है। कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जिनके बारे में अच्छी प्लानिंग की गई है, खूब सोच समझकर प्रोडक्ट चुनकर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ उनके पीछे इंटेलिजेंट मेंबर्स की टीम भी मौजूद है। मगर इतना टाइम, पैसा और एफर्ट लगाने के बावजूद क्यों ये स्टार्टअप फेल हो जाते हैं? कहाँ कमी रह जाती है? क्या प्लानिंग ठीक नहीं होती? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते होंगे, या फिर आप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं। खैर, आप जो भी हो, ये किताब आपको काम आएगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे स्टार्टअप शुरू करके मल्टी मिलियन कंपनी खड़ी की जाए, तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं। बड़ा सोचे लेकिन शुरुआत छोटे से करें। साल 2000 के शुरू में इस किताब के ऑथर एरिक रॉयज ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप शुरू किया था। उनका प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन साइट जहां लोग अपना प्रोफाइल पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स के सामने रख सकते थे। उनका ये आइडिया कमाल का था, टीम भी बहुत बढ़िया थी और उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की थी। फिर भी उनका ये स्टार्टअप फेल हो गया। उनके साथ ही कितने ही और स्टार्टअप भी डूब गए। जब .com कंपनी का बबल फूटा, एरिक राइज सदमे में थे। उन्हें लगा जो कुछ भी उन्होंने सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैगजीन्स में पढ़ा था सब झूठ है। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लो और कभी हार न मानो, फिर भी हम फेल हो सकते हैं। कुछ सालों बाद एरिक ने सोचा कि शायद यहीं पर ज़्यादातर स्टार्टअप डूब जाते हैं, क्योंकि बहुत से नए प्रोडक्ट चल नहीं पाते हैं। मगर अपने एक्सपीरियंस से एरिक को एक ऐसा गारंटेड प्रोसेस पता चला जिससे कोई भी स्टार्टअप फेल नहीं हो सकता। इसका एक सही तरीका है जिसे समझकर अगर फॉलो किया जाए तो सक्सेस अचीव की जा सकती है। सन 2004 में एरिक ने एक और स्टार्टअप को फाउंड किया था। उनका नया प्रोडक्ट था एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां मेंबर अपने नए अवतार के साथ अपने दोस्तों से कनेक्ट कर सकते थे। इस स्टार्टअप के बारे में जो एक्साइटिंग चीज़ वो ये कि इसमें कस्टमर सब कुछ क्रिएट कर सकते थे, कपड़े, एसेसरीज से लेकर अपने अवतार के लिए फर्नीचर भी। हालांकि ये काम एरिक की टीम के लिए बड़ा चैलेंज था। एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाना, अवतार के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। उन्हें इसमें पेमेंट और कस्टमर के लिए बाइंग फीचर डिवाइस भी क्रिएट करना था। एरिक की नई कंपनी का नाम IMUV था। अपने इस नए वेंचर के लिए उन्होंने अपने को फाउंडर के साथ मिलाकर एक्सपेरिमेंट किया और सब कुछ गलत तरीके से किया। उन्होंने प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल कर जिसमें बहुत कमियां थी, इसे रिलीज कर लिया और हाथों हाथ कस्टमर को बेच दिया। वर्चुअल वर्ल्ड को परफेक्ट बनाने में इतनी मेहनत करने के बजाय उन्होंने कस्टमर को इसका फीडबैक सेंड करने की छूट दे दी। इनकी ये अप्रोच बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके के हिसाब से एक बड़ी गलती मानी गई। हर चीज़ रिलीज होने से पहले तैयार होनी चाहिए थी, स्ट्रेटजी, प्रोडक्ट, मार्केट, प्रेडिक्शन, हर चीज़। मगर एरिक का बिजनेस लॉन्च का ये तरीका मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में एक नया ट्रेंड बन गया। बिजनेस की दुनिया में नए प्रिंसिपल के लिए ये तरीका एक बेसिस बन गया जिसे लीन स्टार्टअप कहते हैं। तो आइए जानते हैं लीन स्टार्टअप क्या है। लीन स्टार्टअप दरअसल एक एक्सपेरिमेंट पर बेस है। इसका मेन आइडिया है कि गलतियों से सीखा जाए। इस तरीके में आप सालों साल प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाने में नहीं गुजारते। आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं या कस्टमर कैसा रिस्पॉन्स देंगे ये सोचने में बरसों नहीं लगा देते।
लीन स्टार्टअप मेथड इस्तेमाल करके कम अकाउंट में भी आप प्रोडक्ट का अर्ली वर्जन निकाल सकते हैं, फिर आगे ज़रूरत के हिसाब से इसमें चेंज ला सकते हैं। ये आइडिया है कि इनोवेशन चलती रहे, जिससे नया प्रोडक्ट वेस्ट ना हो और मार्केट से बाहर ना हो जाए। सच कहें तो आज लीन स्टार्टअप ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है। दुनिया भर की कई ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अडॉप्ट किया है। इसने बिजनेस की दुनिया में एक नया दौर पैदा कर दिया है। इसे ना सिर्फ नई कंपनियों ने ही बल्कि कई सारी जाने माने एलिट बिजनेसमैन और फॉर्च्यून 500 ने भी अप्लाई किया है। मज़ेदार बात है कि एरिक रिच की कंपनी IMView ने इसमें 2011 में पूरे $50 मिलियन कमाए। लीन स्टार्टअप मेथड में 5 इंपॉर्टेंट की आइडियाज है। नंबर 1 है, ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नया बिजनेस आप गैराज से ही शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू करते हैं। जब आपने एंटरप्रेन्योर बनने का ठान ही ली है, एक स्टार्टअप में पहले से आप कुछ भी प्रोडक्ट नहीं कर पाते। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो नया सर्विस या प्रोडक्ट शुरू करता है वो इसका स्टार्टअप होता है। जब उसे उसके चलने या ना चलने का कोई पक्का भरोसा नहीं होता। लीन स्टार्टअप हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर और साइज की कंपनी पर अप्लाई हो सकता है। दूसरे नंबर पर मैनेजमेंट आता है। जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं है, उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोग भी स्टार्टअप में शामिल होते हैं और उन लोगों या उस इंस्टीट्यूट को एक स्पेशल तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वे स्टार्टअप के बारे में बेहद सर्टेन है। नंबर तीसरा, वैलिडेटेड लर्निंग, जिसका मतलब है ऐसे एक्सपेरिमेंट जो बिजनेस में किए जाते हैं ये जानने के लिए कि उन एक्सपेरिमेंट का नतीजा बिजनेस के ऊपर कैसा पड़ेगा। ये उसी तरह है जैसे कोई साइंटिफिक हाइपोथेसिस होती है और ये एक तरह से ज़रूरी भी है, क्योंकि बिजनेस लंबा टिके यही स्टार्टअप का गोल होता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं। चौथे नंबर पर है बिल्ट, मेजर, लर्न। किसी भी स्टार्टअप के प्राइमरी टास्क होते हैं आइडिया से नया प्रोडक्ट बना, कस्टमर का फीडबैक मेजर करना और उस फीडबैक से सीखना कि ये चीज़ आगे चलेगी कि नहीं, यानी टू पिवट और रिजर्व। पिवट से मतलब है कि मुड़े और कोई दूसरा तरीका सोचे, और प्रिजर्व का मतलब है कि अपने आइडियाज को लेकर आगे बढ़े और चलते रहें। अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिलता तो फिर आपको कोई दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, और अगर फीडबैक अच्छा मिलता है तो फिर आगे चलते रहिए। नंबर 5, प्रोग्रेस। आपका स्टार्टअप का बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल के हिसाब से चलने की आदत होनी चाहिए। फीडबैक मिलते ही इसे अपनी कमियों पर काम कर लेना चाहिए। एक सस्टेनेबल बिजनेस अचीव करने के लिए अपने किस प्रोसेस पर आगे बढ़ना है, करना है, ये स्टार्टअप को पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जेपोस। जेपोस शूज की एक ऑनलाइन शॉप है। इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये कस्टमर फ्रेंडली है। जेपोस सबसे बड़े इंटरनेशनल ई-कॉमर्स बिजनेस में से एक है। सच तो ये है कि 1 मिलियन एनुअल सेल वाली ये बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, लेकिन बाकी सारी स्टार्टअप बिजनेस की तरह ये कंपनी भी बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। जेपोस के फाउंडर निक स्विनबर्न है। सालों पहले जब मार्केट के अवेलेबल हर तरह के जूतों को ऑनलाइन खरीदने के लिए कोई ऑनलाइन शॉप नहीं थी, तो निक स्विनबर्न को बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी। वे चाहते थे कि कस्टमर को ऑनलाइन बैठे ही बेस्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस हो। स्विनबर्न प्लानिंग में ही बहुत टाइम लगा सकते थे। उन्हें पहले वेयरहाउस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और पोटेंशियल सेल्स तक हर चीज़ फिगर आउट करनी चाहिए थी। तब ई-कॉमर्स कंपनी खोलने के लिए ये एक खास ट्रेंड हुआ करता था, मगर फिर भी स्विनबर्न ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर जेपोस शुरू की, इस यकीन पर कि लोग ऑनलाइन जूते खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। उसने सबसे पहले लोकल दुकानदारों से उनके प्रोडक्ट की पिक्चर लेने की परमिशन मांगी। बदले में स्विनबर्न उन प्रोडक्ट की पिक्चर अपने वेबसाइट पर डालते जिससे कि कस्टमर उन्हें देख सके, और जब कोई कस्टमर पिक्चर देखकर ऑर्डर करता तो स्विनबर्न उसे उस दुकान से खरीदकर कस्टमर को बेच देते। जेपोस एक सिंपल फंक्शनिंग साइट से शुरू हुई थी। स्विनबर्न ये देखना चाहते थे कि क्या सच में ऑनलाइन शॉपिंग में जूतों की डिमांड है या नहीं। असली कस्टमर से इंटरैक्टिंग करके उन्हें बेस्ट पेमेंट भी मिलती थी, और साथ ही रिटर्न और कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी सही ढंग से मैनेज हो जाता था। ऐसा एक्सपेरिमेंट मार्केट रिसर्च के मुकाबले बहुत अलग है, मगर स्विनबर्न ने सर्वे किया होता तो उन्हें पता चलता कि कस्टमर की पसंद क्या है।
मगर साइट बनाकर उन्हें इससे कई ज़्यादा पता चला। सबसे पहले तो असली कस्टमर के साथ डील करने से उन्हें सर्वे से कहीं ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिला। दूसरा, उन्हें कस्टमर की एक्चुअल नीड का पता चला। उन्हें ये भी समझ आया कि जेपोस में डिस्काउंटेड प्राइस भी रखने पड़ सकते हैं। तीसरा, उन्हें कस्टमर के बिहेवियर के हिसाब से डील करने का मौका मिला। उन्होंने रिटर्न इशू पर डील करना भी सीखा। स्विनमम के एक्सपेरिमेंट से जेपोस को काफ़ी फायदा हुआ। हालांकि कंपनी स्मॉल स्केल से शुरू हुई थी, फिर भी इसने अच्छे रिजल्ट दिए। एक ऑनलाइन स्टोर में क्या क्या होना चाहिए, स्विनमम को इस बात की अच्छी नॉलेज हो गई और इस तरह जेपोस एक एस्टेब्लिश्ड ब्रांड बन गया। और फिर सन 2009 में इसे अमेजन ने $1 या $2 बिलियन खरीद लिया। जेपोस की सक्सेस ने लीन स्टार्टअप की एफिशिएंसी प्रूव कर दी। इस एक्सपेरिमेंट ने कंपनी का टाइम, एफर्ट और पैसा तीनों ही बचाया। जूतों का स्टॉक जमा करके रखने से पहले स्विनमम ऑर्डर पक्का कर लेते थे, फिर जाकर उन्हें सीधे दुकानदार से खरीद कर कस्टमर को बेचते थे। इस तरह उनके पास अनवांटेड जूते की कोई इन्वेंट्री नहीं होती थी और कस्टमर सर्वे की जरूरत भी नहीं पड़ती। असली कस्टमर से डील करना ज़्यादा सही रहता था। जो भी असली प्रॉब्लम होती थी और कस्टमर के हिसाब से उसे सॉल्व करने से कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी होता था। स्विनमम ने एक नए प्रोडक्ट से शुरुआत की और एक्सपेरिमेंट के जरिए जेपोस एक परफेक्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बन गई। जो सिंपल फंक्शनिंग साइट उन्होंने बनाई उसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी MVP किसी प्रोडक्ट का इनिशियल वर्जन होता है। यह सस्ता, इजी और आसानी से डेवलप किया जा सकता है। फिर यह एक्सपेरिमेंट से एक फाइनल प्रोडक्ट में बदला जाता है जो मार्केट के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं किस तरह लीन स्टार्टअप के प्रिंसिपल पे बेस्ड जेपोस की शुरुआत काफ़ी अनसर्टेन थी, क्योंकि जूते की ऑनलाइन खरीदारी का आइडिया तब किसी के दिमाग में नहीं था। इसके अलावा एक भी जूता बिक जाए इस पर भी स्विनमम का पक्का भरोसा नहीं था, मगर उन्होंने वैलिडेटिंग लर्निंग अप्लाई किया। स्विनमम ने अपने एक्सपेरिमेंट साइट लॉन्च करके अपने भरोसे का टेस्ट किया, फिर उसने इसमें बिल्ड मैनेजर लर्न अप्लाई किया। जब उन्हें रियल कस्टमर से डील करना पड़ा, स्विनमम ने ये भी सीखा कि पिवट या प्रिजर्व में से कौन सी अप्रोच अपनाई जाए, जैसे डिस्काउंट और रिटर्न सिस्टम। और फिर आखिर में जेपोस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन ही गया। अब वीडियो में बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विलेज लॉन्ड्री सर्विस। बहुत साल पहले इंडिया में कुछ ही घरों में वॉशिंग मशीन हुआ करती थी। क्योंकि ये महंगी होती थी तो केवल 7% लोग ही इसे खरीदना अफोर्ड कर पाते थे। ज़्यादातर लोग अपने हाथों से ही कपड़े धोया करते थे या फिर किसी धोबी से या लॉन्ड्री सर्विस से धुलवाया करते थे। धोबी उन कपड़ों को नदी में लेकर जाते थे। पहले किसी पत्थर पर पटक पटक कर कपड़े साफ किए जाते, फिर नदी के पानी में धोए जाते। इतने कपड़े को धोने से लेकर सुखाने और इस्त्री करने में धोबी का पूरे 10 दिन लगते थे। फिर जाकर वो कपड़े वापस देता था और ऐसा नहीं था कि कपड़े फिर भी साफ धुलते थे। अक्षय मेहरा ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी। वह प्रॉक्टर और गैम्बल सिंगापुर में 8 साल तक ब्रांड मैनेजर रहे थे। इंडिया और साउथ वेस्ट एशिया में पैंटीन और टाइड ब्रांड के पीछे उनका ही दिमाग है। अक्षय मेहरा लोगों को आसान और सस्ती लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते थे। इंडिया वापस आने पर अक्षय मेहरा ने विलेज लॉन्ड्री सिस्टम के साथ कोलैबोरेट किया। साथ मिलकर दोनों ने बेस्ट बिजनेस अप्रोच जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उनका पहला एक्सपेरिमेंट VLS ने एक पिकअप ट्रक में एक वॉशिंग मशीन लोड की। वे इस ट्रक को बेंगलोर के एक बिजी स्ट्रीट पार्क कर देते थे। इस पिकअप ट्रक का आइडिया VLS को बस $8,000 का पड़ा। सबसे पहले तो उन्हें ये पता करना था कि क्या वाकई में लोग अपने कपड़े धुलवाने के लिए उन्हें पैसे देंगे। वैसे कपड़े वहीं सबके सामने ट्रक में लगी मशीन में नहीं धोए जाते थे, वो तो सिर्फ मार्केटिंग पर्पज के लिए था। असल में तो कपड़े कहीं और ले जाकर धुलवाए जाते थे और फिर धुले धुलाए कपड़े कस्टमर को 24 घंटे में डिलीवर कर दिए जाते थे। VLS ने वो ट्रक एक हफ्ते तक शहर के अलग अलग जगहों में पार्क किया ताकि उन्हें कस्टमर के बारे में और ज़्यादा पता चल सके कि कैसे वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कपड़े धुलवाने के लिए एनकरेज करें। क्या लोगों को फास्टर क्लीनिंग टाइम चाहिए था, या फिर लोग सफाई को लेकर कंसर्न थे, या किसी कस्टमर की कोई खास रिक्वेस्ट थी। VLS को पता चला कि ज्यादातर कस्टमर को इस बात की फिक्र थी कि कहीं ट्रक उनके कपड़े लेकर न भाग जाए। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए VLS ने ट्रक के बदले कस्टमर फ्रेंडली मोबाइल कियोस्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में वे
उस कियोस्क को एक ग्रोसरी स्टोर के पास ले आए। वीएलएस को ये भी पता लगा कि लोग कपड़े सिर्फ धुलवाना ही नहीं बल्कि उन्हें प्रेस भी करवाना चाहते हैं, और उन्हें ये बात भी मालूम हुई कि कुछ कस्टमर 4 घंटे में धुले प्रेस किए कपड़े के बदले दुगुना पैसा देने को भी तैयार थे। वीएलएस का ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। बाद में वे एक फाइनल प्रोडक्ट लेकर आए जो 3 फीट बाय 4 फीट का एक मोबाइल कियोस्क, जिसमें एक एफिशिएंट वॉशिंग मशीन के साथ एक ड्रायर भी था। ये कपड़े धोने के लिए अच्छी क्वालिटी की डिटर्जेंट और साफ पानी इस्तेमाल करता था। इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई, बेंगलोर में विलेज लॉन्ड्री सर्विस में कुल 14 मोबाइल कियोस्क चलने लगे। सीईओ अक्षय मेहरा ने प्राउडली कहा, हमने सन 2010 में कुल 1,16,000 केजी की सर्विस दी। पिछले साल हमने अपने सभी अकाउंट सेल्स में कुल मिलाकर 10,000 से ज़्यादा कस्टमर को सर्विस दी है। जेपोस की स्टोरी की तरह ही हम देख सकते हैं कि कैसे लीन स्टार्टअप का प्रिंसिपल वीएलएस ने भी अप्लाई किया। अक्षय मेहरा भी अपने स्टार्टअप को लेकर पहले अनसर्टेन थे। उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि लोग उनकी लॉन्ड्री सर्विस का भरोसा करेंगे भी या नहीं। दूसरी बात, उन्होंने शुरुआती प्रोडक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर निकाला। पिकअप ट्रक उनका एमवीपी यानी मिनिमम वायरेबल प्रोडक्ट था, जिसमें कोई खास पैसा खर्च नहीं हुआ था, ना ही इसे डेवलप करने में ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगाना पड़ा। वे इस कम लागत वाले रिस्क पे अपने यकीन को आसानी से टेस्ट कर सकते थे। तीसरी बात, वीएलएस कस्टमर के फीडबैक से बिल्ड, मेजर, लर्न, क्रिएट कर पाया। उन्हें पिकअप ट्रक से पिवट का आइडिया हुआ और आयरनिंग सर्विस से प्रिजर्व का पता चला, और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि लास्ट में उन्हें ऐसा फाइनल प्रोडक्ट मिला जो कस्टमर की नीड्स पूरी कर रहा था। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, जिससे विलेज लॉन्ड्री सर्विस एक सस्टेनेबल बिजनेस बन गया। क्या होता है अगर वीएलएस मार्केट लॉन्चिंग से पहले ही अपना फाइनल प्रोडक्ट बना लेते? क्या होता अगर वे सालों तक परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करते रहते? क्या होता अगर उन्होंने प्रोडक्ट शुरू करने से पहले एक सर्वे करवाया होता? ये सब तो बिजनेस के ट्रेडिशनल तरीके हैं जो किसी भी नए बिजनेस से पहले अपनाए जाते रहे हैं, मगर ये पुराने तरीके किसी स्टार्टअप के लिए कभी काम नहीं करते हैं। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना बहुत अनसर्टेन सिचुएशन होती है। स्टार्टअप को ना तो प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करना चाहिए, ना ही स्ट्रेटेजी में इतना टाइम लगाना चाहिए, जो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता। दरअसल जब तक आप असली कस्टमर से डील नहीं करते तब तक आप 100% श्योर नहीं हो सकते। किसी भी बिजनेस के लिए बेहतर होगा कि छोटी शुरुआत की जाए। एक्सपेरिमेंट और बिल्ड, मेजर, लर्न मेथड की मदद से लास्ट में आपको एक परफेक्ट सस्टेनेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुपऑन। क्या आपने ग्रुपऑन का नाम सुना है? ये पहली ऑनलाइन साइट थी जो कस्टमर को ग्रुप कूपन प्रोवाइड करती थी। इसकी बढ़ती हुई सक्सेस को देखकर ही कई दूसरी साइट्स ने भी ग्रुपऑन की नकल करनी शुरू कर दी थी, मगर ऐसा नहीं था कि ग्रुपऑन रातों रात चल पड़ी। ग्रुपऑन के सबसे पहले कस्टमर थे 20 लोगों का एक ग्रुप, जिन्होंने बाय वन टेक वन पिज्जा कूपन लिए थे। एंड्रयू मेसन, जो इसके फाउंडर थे, पहले इसे सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन मेसन और उनकी टीम ने एक मिनिमम वायरेबल प्रोडक्ट क्रिएट किया। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह है। ग्रुपऑन एक वर्डप्रेस ब्लॉग के तौर पर शुरू हुआ था। मेसन और उनकी टीम रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती थी। उनका पहला ब्लॉग था, ये टी शर्ट रेड कलर और लार्ज साइज में अवेलेबल है, आप कोई अलग कलर या साइज चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ग्रुपऑन के पास तब तक ऑर्डर के लिए फॉर्म तक नहीं था। आइडिया बहुत सिंपल था, मगर ये काम कर गया। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि वाकई में इसकी डिमांड है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जिन्हें ग्रुपऑन काम की चीज लगा। इसके बाद मेसन और उनकी टीम ने फाइल मेकर प्रोग्राम से असली कूपन बनाए। ग्रुपऑन का पहला कूपन एक पीडीएफ फॉर्मेट में था। वे इन पीडीएफ कूपन्स को सीधे कस्टमर को मेल कर देते थे। एक दिन उनके पास सुशी के 500 कूपन्स की डिमांड आई। उन्हें ये सारे कूपन्स अपने 500 कस्टमर को पीडीएफ फाइल के साथ मेल करने पड़े। अपने पहले साल में ग्रुपऑन कंपनी जैसे तैसे चीजें मैनेज करने में लगी रही, लेकिन उनके इस सफर में वर्डप्रेस, फाइल मेकर, पीडीएफ और उन 20 पिज्जा कूपन्स की भी एक खास जगह है। कंपनी की ग्रोथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रही। वे अपने टाइम में 1 बिलियन के बेंचमार्क तक पहुंचने वाली सबसे तेज कंपनी बनी। आज ग्रुपऑन लोकल बिजनेस को नए कस्टमर ढूंढने में मदद करती है। ये दुनिया के अलग अलग 375 शहरों को स्पेशल अफोर्डेबल डील प्रोवाइड करती है।
मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स का काम है कस्टमर की डिमांड का पता लगाकर स्टार्टअप की हेल्प करना। इसलिए MVP सस्ती, इजी और क्विकली डेवलप की जा सकती है। इसके थ्रू स्टार्टअप जल्दी ही अपना बिल्ड, मेजर, लर्न साइकिल शुरू कर सकता है। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करने में प्रोडक्ट को एक लंबे डेवलपमेंट पीरियड से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर उसे परफेक्शन मिलती है। मगर MVP के तरीके ज्यादा इम्पैक्टिव होते हैं। ये स्टार्टअप के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन बनाने में और टेक्निकल इश्यूज समझने में काफी हेल्पफुल है। और सबसे बढ़कर बात है कि MVP बिजनेस और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कई सवालों के जवाब देता है। बिजनेस भी खड़ा कर लेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि इसमें आपको असली कस्टमर के साथ डील करने का मौका मिलता है। तो अब से अनसर्टेनिटीज को दूर करिए और सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़िए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोयोटा। गेंची गैम्बत्सु का मतलब है जाओ और खुद देख लो। ये मैनेजर्स के लिए है कि बेस्ट डिसीजन लेने के लिए पहले वे जाए और खुद ही देख ले। यही टोयोटा का कोर प्रिंसिपल है। यही गेंची गैम्बत्सु अपनाना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर सेल्स और पब्लिक अफेयर्स तक, यही टोयोटा का तरीका है काम करने का। यहाँ मैनेजर्स के पास प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोई और रास्ता नहीं है सिवाय खुद जाकर देखने की कि कहाँ दिक्कत है। और यही यूजी योकोवा सिएना मिनवे 2004 के मैनेजर ने भी किया। उन्हें सिएना के कोसेंट मेकिंग से लेकर प्रोडक्शन तक हर चीज की देखरेख करने के असाइन किया गया था। नॉर्थ अमेरिका में मिनी वैन की ज्यादा मार्केट है। उस साल योकोवा एक बड़े बिजनेस मूव के लिए तैयार थे। वे US के सभी 50 स्टेट में रोड ट्रिप के लिए गए। योकोवा ने कनाडा और मेक्सिको की सभी कंट्रीज का भी चक्कर लगाया। कुल मिलाकर उन्होंने 5300 माइल्स की दूरी नापी। हर शहर और टाउन में योकोवा ने सिएना सन 2003 का मॉडल रेंट पर दिया। वे जानना चाहते थे कि क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उन्होंने मिनीवैन चलाने वाले ड्राइवर्स से बात की और उन्हें ऑब्जर्व भी किया। इससे योकोवा को जो भी जानकारी हासिल हुई वो 2004 मॉडल की सक्सेस के लिए एक खतरा थी। योकोवा ने कहा, बेशक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मिनीवैन खरीदते हैं, मगर असल में बच्चे इसके मालिक होते हैं। बच्चे इसके पीछे के 2/3 हिस्से में कब्जा कर लेते हैं और ये बच्चे ही हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और नखरीले भी। अगर मैंने अपने ट्रैवल से कुछ सीखा तो यही कि अगली सिएना को किड स्पेशल बनाने की जरूरत है। और इस तरह फिर योकोवा ने सिएना सन 2004 मिनीवैन के अंदर के कंफर्ट के लिए एक बड़ा बजट रखा। बच्चों के लिए गाड़ी में कंफर्ट होना बहुत जरूरी है, खास करके अमेरिका में जहां अक्सर फैमिली रोड ट्रिप्स काफी लंबी होती है। लेकिन जापान में योकोवा को इस बात का पता नहीं चल पाया क्योंकि वहाँ लॉन्ग ट्रिप्स उतनी कॉमन नहीं है। इसलिए इम्प्रूव्ड कंफर्ट फीचर के रिजल्ट बहुत पॉजिटिव थे। मिनीवैन ने 2004 मॉडल की सेल 2003 के मॉडल से 60% ज्यादा थी। योकोवा के इस ट्रैवल से एक बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी। मैनेजर योकोवा ने गेंची गैम्बत्सु के इफेक्टिवनेस को प्रूव कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे जो करते हैं बेस्ट करते हैं। यही बात स्टार्टअप में भी अप्लाई होती है, क्योंकि वहाँ भी खुद जाकर देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वे किसी और बिजनेस स्ट्रेटजी से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, खासकर किसी नई कंपनी में। जब तक आप MVP अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही रियल कस्टमर के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब तक आप कस्टमर की पसंद नहीं समझ सकते। एक स्टार्टअप के लिए यही बेस्ट तरीका है। आपको एक्सपेरिमेंट लंबे, कॉस्टली या मुश्किल हो ये जरूरी नहीं, मगर उनके रिजल्ट इम्प्रेसिव होने चाहिए। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं कंक्लूजन पे कि इस वीडियो से निष्कर्ष क्या मिलता है, ये बुक पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकला। अच्छा, तो आपके पास कोई कमाल का बिजनेस आइडिया है तो आप भी MVP क्रिएट करके अपने हाइपोथेसिस का टेस्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत ही तो है। आप छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं। कम टाइम में एक सिंपल प्रोडक्ट डेवलप कीजिए। जब आपके पास आपका MVP हो तब आप अपने लर्निंग प्रोसेस से शुरुआत कर सकते हैं। अब आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दीजिए और याद रखें, अपना बिल्ड, मेजर, साइकिल यानी प्रोडक्ट बनाएं। कस्टमर की फीडबैक मेजर करें और उससे सीख लें। फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आइडिया पिवट करना है और कौन सा प्रिजर्व। इस बिल्ड, मेजर, लर्न लूप का रिपीट करते रहिए जब तक कि आप अपने सारे अंदाजे टेस्ट ना कर ले, जब तक आपकी सारी अनसर्टेनिटी दूर ना हो जाए। इस तरह से आप लास्ट में जो प्रोडक्ट बनाएंगे वह आपका बेस्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा
और वही आपकी बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटजी भी। लीन स्टार्टअप अप्लाई करके आप सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे, बट फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए तो कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइए ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बुक्स हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं, उसके बुक समरी आते रहते हैं और कई सारे अपलोडेड भी हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल में जाएं और वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं, अच्छे अच्छे बुक हैं, रिच डैड पुअर डैड है, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, ऐसे कई सारे बुक्स हैं, आप उनको जरूर एक बार देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि ये आपको ऑडियो बुक समरी कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।